को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अगर एक दो सीटों पर वो मुकेश सहनी को भी लड़ाते तो जाहिर बात है कि जो मल्लाह वोट है, निषाद वोट है, कई तरह के जो कम्युनिटी है उनके साथ में आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि मुकेश सहनी को कोई जिम्मेदारी दी जाती, साथ में लाया जाता, तो उनको भी एक लगता कि हाँ चलिए मुझे कोई पूछ तो रहा है, क्योंकि एनडीए की तरफ से तो पहले ही उनके लिए जो है शायद मुकेश सहनी उनके साथ आते हैं, तो जाहिर बात है कि वोटर्स को वो प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ पर किसी की भी हार या जीत का वो कारण। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होते हुए नजर आएंगे। 4 अप्रैल को पहले चरण को लेकर नामांकन दाखिल होते हुए भी दिखाई देंगे, जहां बिहार में एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो गया है। जेडीयू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम सहयोगी दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर लगभग फैसला हो गया है और लगभग हर पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती हुई नजर आ रही है। आरजेडी जहां 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो वहीं वामपंथियों को 5 सीटों के लिए यहां पर चुनावी मैदान में आगे किया जा रहा है। लेकिन जहां महागठबंधन मजबूत होने की बात कर रहा है, जहां महागठबंधन सीटों के बाद तय नहीं कर पा रहा है कि किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ एक और ऐसा सहयोगी दल मान लीजिए वो महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता है। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव की बात करें, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी के साथ कर लिया है। तो वहीं अब एक और पार्टी की जो चर्चा हो रही है वो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो एनडीए की तरफ बढ़ सकते थे। उनको लेकर कहा जा रहा था कि वो एनडीए के साथ जुड़कर 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन जिस तरीके से एनडीए ने सीट बंटवारा किया, अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, तो रास्ते वहां से बंद हो गए। लेकिन महागठबंधन की तरफ से रास्ते इसलिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं कि 2019 के चुनाव में भी मुकेश सहनी महागठबंधन की तरफ से ही चुनावी मैदान में उतरे थे। 2019 में भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए मुकेश सहनी नजर आए थे। बेशक चुनाव उन्होंने जीता नहीं था, लेकिन चुनाव लड़ा जरूर था। इसी बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरजेडी के पास जो 26 सीटें हैं, इस 26 सीटों में से 3 से 4 सीटें वो मुकेश सहनी को दे सकते हैं। लेकिन तमाम चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन हकीकत क्या होगी ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा? क्या महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे? क्या मुकेश सहनी 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले अपने दम पर 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल जहन में उठते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम दल मौजूद हैं, तमाम दल को सीटें भी बांट दी गई हैं, लेकिन मुकेश सहनी की बात करें, अभी तक वो बीच में फंसे हुए हैं। एनडीए की तरफ से रास्ता बंद है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 से 4 सीटें दी जा सकती है, जिसमें कटिहार, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, जमुई ऐसी सीटें मानी जा रही हैं जो दी जा सकती हैं। लेकिन इस बार के चुनाव की बात करें तो जैसे कि खगड़िया की बात करें वो सीपीआई के पास जाती है, कटिहार, मुजफ्फरपुर की बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी के पास जाती हैं। तो मुकेश सहनी अब कौन सा कदम उठाएंगे? क्या सारे दलों को मनाने की कोशिश करेंगे या लालू प्रसाद यादव के पास जाएंगे? देखिए, जाहिर बात है कि मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है। उनको पता है कि अपनी कश्ती को किस तरह किनारे पे लेके आना है, लेकिन जिस तरह के मझधार में इस समय फंसे हुए हैं उनके लिए मुश्किल होगा किनारा पाना, क्योंकि आपने जिस तरह का जिक्र किया कि जो कई सीटें थी जहां पर लगातार संभावना बन रही थी कि मुकेश सहनी का प्रत्याशी या खुद मुकेश सहनी वहां से उतर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरजेडी के बीच में समझौता हुआ है उसने उनकी उम्मीदों को झटका जरूर दिया है, क्योंकि समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर कई सीटों का जिक्र था जहां पर लगातार ये कहा जा रहा था कि इनमें से कोई इक्का दुक्का सीटें मुकेश सहनी को मिल सकती हैं। लेकिन अब
जबकि बंटवारा हो चुका है महागठबंधन में, यहाँ पर मुकेश सहनी की एंट्री बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ देखिए, राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो वाकई आरजेडी कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जितने भी छोटे दल हैं उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अगर एक दो सीटों पर वो मुकेश सहनी को भी लड़ाते तो जाहिर बात है कि जो मल्लाह वोट है, निषाद वोट है, कई तरह के जो कम्युनिटी है उनके साथ में आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि मुकेश सहनी को कोई जिम्मेदारी दी जाती, साथ में लाया जाता, तो उनको भी एक लगता कि हाँ चलिए मुझे कोई पूछ तो रहा है, क्योंकि एनडीए की तरफ से तो पहले ही उनके लिए जो है सारे रास्ते बंद हो गए। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी या आरजेडी मिलकर अगर सोचते तो यहाँ पर मुकेश सहनी के लिए कुछ बेहतर रास्ता निकल सकता है। लेकिन जिस तरह से कल पहले चरण के चुनाव का जो नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में अहम बात ये हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी और नाजमीन जो आरजेडी है उनके बीच में लगातार रस्साकशी लगी हुई है कि भाई जो पूर्णिया की सीट है वहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। पप्पू यादव को लेकर लगातार मामला फंसा हुआ है। तो यही बात देखी जा रही है कि जिस तरह से आपस का माहौल है, तनातनी का जो माहौल है, वो ये बता रहा है कि क्या यहाँ से जो आरजेडी कांग्रेस पार्टी क्या मुकेश सहनी के लिए भी एक आध सीट का इंतजाम कर सकती है। देखिए, हालात तो ऐसे लग नहीं रहे कि एक भी सीट जो आरजेडी है वो किसी को भी देने के मूड में हो, या फिर कांग्रेस पार्टी किसी को भी एक भी सीट देने को राजी हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो पहले ही 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी भले ही 25-26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में कई तरह के दिलचस्प जो आंकड़े हैं वो ये हैं, क्योंकि पहले भी ये कहा जा रहा था कि भाई 9-10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़े, 20-22 सीटों पर अगर एक तरीके से कहें कि जो आरजेडी है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आए, और अगर कुछ एक सीटों पर मुकेश सहनी हो, या फिर हम पशुपति पारस का जिक्र कर रहे थे, या फिर एक इक्का दुक्का दल और ऐसे छोटे मोटे हैं जिनको लेकर जो है उनको भी कुछ सीटें दी जा सकती थी। लेकिन ये सब कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, और इस सब को लेकर मुकेश सहनी जो उम्मीद में बैठे थे कि चलिए एनडीए की तरफ से तो उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन कम से कम इंडिया गठबंधन से उनको कुछ मिलेगा, अब वो संभावना भी कहने के नाज़मीन खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत कम चांस है कि मुकेश सहनी को जो इंडिया गठबंधन है उससे एक भी सीट मिलती हुई नजर आएगी। सर, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि अगर एनडीए की तरफ नहीं, इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं, तो एआईएमआईएम की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2022 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो ओवैसी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे थे। और कटिहार की बात करें, बेशक वो ना जीते, लेकिन ओवैसी को उन्होंने बहुत अच्छा वोट बैंक दिलाया था। तो क्या लोकसभा के चुनाव में देखा जाएगा कि ओवैसी के साथ हाथ मिलाते हुए मुकेश सहनी नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, और सही बात कही आपने कि ओवैसी की अगर बात करें तो भले ही बहुत बड़ा ह्यूज वोट बैंक नहीं हो बिहार के अंदर, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कम से कम 4 से 5 जो विधायक उनके बने, और सीमांचल में जिस तरह से उनकी मजबूत पकड़ है उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि अगर मुकेश सहनी उनके साथ आते हैं तो जाहिर बात है कि वोटर्स को वो प्रभावित कर सकते हैं, और यहाँ पर किसी की भी हार या जीत का वो कारण बन सकते हैं। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि भाई ओवैसी को भी हम इस तरह दरकिनार नहीं करना चाहिए। आपने देखा उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सपा से लगातार वो ये बात कहते रहे कि भाई आप हमें अपने साथ रखिए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके एक बात भी नहीं सुनी, 1-2 सीटों देने पर भी वो राजी नहीं हुए। वहीं जिस तरह से अब ओवैसी लगातार अपनी पार्टी का जो कह सकते हैं कि क्षेत्र है वो लगातार बढ़ाते हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र में वो चुनाव लड़ते हैं, वो कह सकते हैं हैदराबाद में चुनाव लड़ते हैं, वो उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, बिहार में लड़ते हैं। तो समझ में आ रहा है किस तरह से जो ओवैसी हैं अपनी पार्टी को बड़ा बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई मुकेश सहनी को अगर वो साथ लेकर आते हैं बिहार में तो क्या कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला? देखिए, जाहिर बात है कि वोटर्स को कह सकते हैं जो वोट कटिंग की जो राजनीति होती है उसमें तो प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन सीटें जीतने के लिए आपको कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए का रुख करना पड़ता है। इसीलिए ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मुकेश सहनी को जरूर सहारा देंगे कि भाई अगर 1 या 2 सीटें भी उनको दे देते हैं तो जाहिर बात है कि अगर वो एक सीट पर भी चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए झटका साबित हो सकता था। लेकिन मुकेश सहनी को दरकिनार किया गया, और मेरे ख्याल में अब भी मौका है जब आरजेडी कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि मुकेश सहनी को वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में किस तरह की सीटों पर उनको लड़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, 1 या 2 सीटें देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता है, क्योंकि 26 सीटों पर जो है आरजेडी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर 1 या 2 सीटें वो मुकेश सहनी को दे देंगे तो मेरे ख्याल से उनका भी इसमें भला होता हुआ नजर आएगा। एक और आखिरी सवाल रहेगा कि सर, जो वीआईपी राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात करें कि देव ज्योति, वो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि अगर किसी भी दल का सहारा नहीं मिला तो हम खुद 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा?
देखिए, मुमकिन होने को तो हो पाएगा, लेकिन मुकेश सहनी के अलावा कितने लोगों को आप जानते हैं? पहली बात तो ये देखिए, सिर्फ ये कह देना कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, हम सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बहुत आसान होता है। लेकिन उनको भी पता है कि इक्का दुक्का सीटों को छोड़कर कहीं पे उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। तो ऐसे में ये बयान सिर्फ, मुझे लगता है बयान है, इसमें सिर्फ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप हमें मौका नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके वोट काटता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर उसका कोई बहुत मायने नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कम से कम वो अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं कि भाई आप हमें भी ज़रूर मौका दीजिए। अगर हमारे हिस्से भी आपके हिस्से में अगर कहें कि 1-2 सीटें आ जाती हैं तो आपको कोई बिगड़ेगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा आपका। इसीलिए लगातार कोशिश कर रही है जो विकासशील पार्टी है कि उनको भी इक्का दुक्का सीटें मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन से लगातार गुहार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन जो है वो किस तरह मुकेश सहनी के साथ में खड़ा होता है, और क्या वाकई चुनाव जो कि अब शुरू हो रहा है 19 तारीख से, पहले चरण में कह सकते हैं कल नामांकन खत्म हो रहा है, तो क्या उससे पहले कोई सहमति बनती हुई नजर आएगी, और क्या इक्का दुक्का सीटों पर मुकेश सहनी भी चुनाव में नजर आएंगे? ये अपने आप में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर समय खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और फैसला मुकेश सहनी को लेना है। अब देखना होगा कि क्या वो इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से 3 से 4 सीटें क्या मुकेश सहनी को दी जाएंगी, या फिर जो दावा उनके प्रवक्ता द्वारा किया जा रहा है कि 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसा करते हुए नजर आएंगे? आपको इस मुद्दे को लेकर क्या लगता है? मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा? क्या आज रात तक कोई फैसला होता हुआ नजर आ सकता है? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।